नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आपको दिखाते हैं इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत में सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो एयरपोर्ट से राजभवन पहुंच चुके हैं। कल राजौरी में अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और माना जा रहा है कि वहां पर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं अमित शाह। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अब भगवा पताका लहराने जम्मू कश्मीर पहुंचे। धारा 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। शाह के इस दौरे से बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। माननीय गृह मंत्री का आज जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर के लोगों में एक उत्साह है। जम्मू ही नहीं, कश्मीर के लोगों में भी एक इस प्रकार की एक्साइटमेंट है कि वो आकर के राज्य को बहुत कुछ देने वाले थे। जम्मू कश्मीर में शाह ने अपनी चाल चल दी है। सियासी शतरंज पर अमित शाह ने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए। अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इन 3 दिनों में वो समाज के हर तबके को साधने की कोशिश में हैं, जो घाटी में बीजेपी के विकास की गाड़ी पर सवार होना चाहता है। जम्मू कश्मीर में अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट है। आज जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर पोस्ट एप्रोगेशन के बाद इंतहाई अहमियत का हामिल बताया जाता है। श्रीनगर शहर से लेकर नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला, साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की खुसूसी टुकड़ी जो है वो इस वक्त बारीक बीनी के साथ गाड़ियों की चेकिंग, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और बाकी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चेकिंग से गुजरना पड़ता है। शाह जम्मू कश्मीर में मिशन 50 को धार देने में जुट गए हैं और इसी के लिए बीजेपी गुर्जर बकरवाल के साथ पहाड़ी भाषियों को अपने पाले में करने में जुट गई है। दोनों समुदायों के पास प्रदेश के वोट बैंक का करीब 1/3 हिस्सा है और 20 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी हैं। इन सीटों में से ज्यादातर पर बीजेपी कभी खाता भी नहीं खोल पाई थी और यही वजह है कि अमित शाह गुर्जर और बकरवाल के साथ पहाड़ी समुदाय के लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। गुर्जर बकरवाल वोटों को साधने की कोशिश की गई, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एनालिसिस इसी प्रकार के हो रहे हैं। और अब दूसरी जो विजिट है, इसको पहाड़ी भाषी बोली जो है उस समुदाय को साधने की कोशिश माना जा रहा है। घाटी में बीजेपी की विरोधी पीडीपी बीजेपी पर हमलावर है। उसका कहना है कि बीजेपी बकरवाल और पहाड़ियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। साथ ही रिलीजियस और पॉलिटिकल कार्ड खेलने का आरोप भी लगाया। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। आपकी तो पॉलिसी है डे 1 से कि जो हम पूरे हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की सियासत कर रहे हैं ये लोग, ये मुसलमान और हिंदू की सियासत कर रहे हैं। अब तो गुजर और बकरवाल की सियासत, गुजर और जो है पहाड़ियों की सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है इस मुल्क को, इस स्टेट को ले डूबेगी। घाटी में धारा 370 को निष्क्रिय किए जाने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले ही घाटी में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पासे फेंकने लगी हैं, नई पार्टियां बनने लगी हैं। केंद्र में दखल देने वाली पार्टियां घाटी में नए साथी की तलाश में जुट गई हैं। तो अमित शाह के मिशन कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आखिर क्यों, आपको यह भी समझना होगा, क्योंकि बीजेपी की नजर जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने पर है और अगर ये सच होता है तो ये ऐतिहासिक होगा। चुनाव आयोग 25 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने वाला है और उम्मीद है कि अप्रैल 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे और इसीलिए बीजेपी पार्टी मिशन 50 पर काम कर रही है। जैसे कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को एक साथ लाने की कोशिश बीजेपी की है। दोनों ही समुदाय प्रदेश के कुल वोट का 1/3 हिस्सा है। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों का 20 सीटों पर प्रभाव देखने को मिलता है। 20 सीटों पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है, इसीलिए बीजेपी के लिए ये 20 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अमित शाह जिन 2 जगहों पर रैली करने वाले हैं, यानी कि राजौरी और बारामूला, इन दोनों जिलों में पहाड़ी भाषाई लोग और गुज्जर समुदाय के वोट
वोट बड़ी संख्या में भी पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में काउंट होते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है। वहीं जम्मू कश्मीर में 2014 में बीजेपी का प्रदर्शन क्या रहा, आपको यह भी समझना चाहिए और क्यों बीजेपी की तरफ से इस बार बड़ी अहम कोशिशें की जा रही हैं। कुल सीटें हैं वहां पर 87, जिसमें बीजेपी के पास है 25, कांग्रेस के पास है 12, पीडीपी के पास 28 और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के पास 15 और अन्य अदर्स के पास है 7। आपको यह जानकारी भी दे दें कि इसमें लद्दाख की भी 4 सीटें शामिल हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद, इसके साथ ही गैर कश्मीरियों को घाटी में वोटिंग का अधिकार मिलने के बाद वोटर्स की संख्या का गणित पूरी तरीके से बदल जाएगा। यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव में जो कुल वोटर है उनका आंकड़ा है 78.4 लाख का। वहीं लद्दाख के वोट अगर घटा दिए जाए तो ये बचता है 76.7 लाख। वहीं जम्मू कश्मीर में नई वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। दरअसल धारा 370 और 35A के रहते वहां पर पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक केवल जो लोकल्स थे, स्थानीय नागरिक थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। वहीं बदलाव यह होगा कि 25 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे। साल 2014 से 2019 के बीच से 6.5 लाख वोटर ही बढ़े थे, जिसमें अब इस अंतिम सूची के आने के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बीजेपी जो पहले से ही जम्मू क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है, वो कश्मीर में भी धीरे धीरे केंद्र सरकार के कामकाज के दम पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है और अब एक साथ गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को अपने साथ लाकर विरोधियों को परेशान कर दिया है बीजेपी ने। 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर अमित शाह पहुंचे हैं, एक रैली भी करेंगे, जम्मू में है, दूसरी रैली कश्मीर में होने वाली है। आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर में हिंदू और मुसलमान की आबादी का प्रतिशत क्या है और ये कैसे प्रभावित करेगा वहां की गणित संख्या को। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक कश्मीर क्षेत्र में कुल 68 लाख मुस्लिम हैं, यानी कि 96%। लेकिन जम्मू में भी मुस्लिमों की आबादी 35% के बराबर है और इसी पर नजर बीजेपी की भी है, क्योंकि बीजेपी परंपरागत रूप से प्रतिद्वंदी रहे गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी भाषियों को एक मंच पर लाने की भी कवायद करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों समुदायों के बीच खींचतान भी चल रही है और वजह वही आरक्षण है। पहाड़ी जिसकी उम्मीद कर रहे हैं और बकरवाल पहाड़ियों को आरक्षण मिलने का विरोध कर रहे हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक में ऐसे कुल 5 इलाके हैं जहां पर दोनों समुदायों के वोट बैंक का बड़ा असर नजर आता है। वो कौन कौन से 5 जिले हैं, जिसमें राजौरी शामिल है, यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पुंछ है, इसके साथ ही उरी, बारामूला और कुपवाड़ा, यहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव इनका देखने को मिलता है और बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है अमित शाह के पहुंचने के बाद मिशन कश्मीर के तहत कि कैसे इन सबको साधा जाए और बीजेपी अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर सके और इसीलिए पहुंचे हैं अमित शाह। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर और उससे ठीक पहले आतंकी साजिश का खुलासा। दरअसल उधमपुर में 28 और 29 सितंबर को 2 बसेस में हुए विस्फोट के मामले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बम ब्लास्ट की तस्वीरें जरूर याद होंगी, किस तरह आतंकियों ने अमित शाह के दौरे से पहले बसों में 2 दिन लगातार 2 धमाके किए थे। 28 और 29 सितंबर को हुए इस ब्लास्ट में अब पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद असलम शेख के रूप में हुई है। उसने कबूल किया है कि 28 सितंबर को पाकिस्तानी हैंडलर मोहम्मद अमीन भट्ट और खुबैब के निर्देश पर उसने बस स्टैंड रामनगर में दोनों बसों में आईडी लगाया था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकी से पूछताछ के बाद इस बात की जानकारी दी है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले लश्कर-ए-तैयबा जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच रहा था। 28 सितंबर की रात पहला बम धमाका हुआ था, जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए थे और इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसके ठीक 8 घंटे बाद सुबह करीब 5:30 बजे दूसरा बम धमाका हुआ, जिसमें एक और बस को निशाना बनाया गया। उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने
किसी सूटेबल लोकेशन पे IEDs फिक्स कर देना है। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहां के नजदीक के बाथरूम में जाके 2 IEDs को एक्टिवेट करता है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है और क्षेत्र की सुरक्षा बीते 4 साल में काफी बेहतर हुई है। वहीं पुलिस बलों का ये भी कहना है कि किसी भी VIP के दौरे से पहले सीमा पार के आतंकी एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने आकाओं को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि घाटी में सब ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। और अब बात करते हैं उस पॉलिटिकल खबर की जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, और वो सवाल ये कि आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होने वाला है, क्योंकि समय धीरे धीरे नजदीक आ चुका है। यानी कि चुनाव की तारीख इसे लेकर नजदीक आने लगी है और चुनाव के लिए सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसके बाद इससे जुड़े कुछ समीकरण भी आपको समझाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं। एक है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का और दूसरा शशि थरूर का। यानी अध्यक्ष की रेस का फेस इन्हीं दोनों में से एक होगा। इसी बीच शशि थरूर ने खड़गे को सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती दी और कहा कि इससे लोगों को पार्टी में दिलचस्पी पैदा होगी। We don't have direct phone numbers of all the delegates, but these have now been promised to us on Wednesday, and on Wednesday I'm really hoping we will be in a position to start calling people across the country more seriously and more directly. The bottom line I want to say is that this is still a discussion within a family. We are not in any way sort of enemies. वहीं थरूर के प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और वो भी सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हो गए हैं। खड़गे ने कहा कि हमें बीजेपी से लड़ना है। कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता थे, देश को आजादी दिलाने वाले, जेल में गए और इस लोकतंत्र को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो बहुत से चुनाव कंसेंसस से हुए। वहीं अब शशि थरूर ने भी खड़गे की बात को दोहराया और बीजेपी पर निशाना साधा। कि आप जिस पार्टी के अंदर कोई इलेक्शन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, वो चुनाव के बारे में क्या जानेंगे। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अध्यक्ष का अगला फेस कौन होता है। तो अध्यक्ष पद की रेस कई मायनों में बहुत दिलचस्प हुई, बीते कुछ दिनों के हिसाब से भी और आने वाले दिन के हिसाब से भी। तो एक तरफ जहां पर शशि थरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में डिबेट होनी चाहिए ताकि लोगों की इसमें दिलचस्पी भी बढ़े, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव के दौरान डिबेट की प्रथा है। यानी कि जो काम हुए वो काम कितने हुए, उसे लेकर क्या बातें की जाती हैं, उनमें कौन कौन से देश है डिबेट प्रथा को लेकर, जिसमें सबसे पहले है अर्जेंटीना का नाम। अर्जेंटीना के बाद ऑस्ट्रेलिया वो दूसरा देश है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ब्राजील, कनाडा, इसके साथ ही चिली और चिली के साथ साथ चेक रिपब्लिक, ये भी एक देश जहां पर डिबेट की जाती है चुनाव के दौरान। वहीं इक्वाडोर में भी यही प्रथा है। इसके साथ साथ इजिप्ट ने इसे अपना रखा है, साथ ही जॉर्जिया भी उन्हीं में से एक है। जॉर्जिया के अलावा बड़ी कंट्रीज में जैसे कि जर्मनी का भी ये हिस्सा है, आयरलैंड और साथ ही ईरान, यहां तक छोड़िए कीनिया में भी डिबेट की ही प्रथा है। वहीं माल्टा में भी इसी तरीके से चुना जाता है कैंडिडेट को, डिबेट के आधार पर, तर्कों के आधार पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है। वहीं ये हाल मैक्सिको का भी है और मैक्सिको के साथ साथ मदरलैंड भी एक उनमें से कंट्री है, देश है जहां पर डिबेट प्रथा का चलन है। न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही होता है और साथ ही फिलीपींस और पोर्टुगल यानी कि पुर्तगाल में भी यही होता है। इसके साथ ही स्पेन के साथ साथ जो एक और कंट्री है वो है ट्यूनीशिया में भी डिबेट प्रथा का ही चलन है। और यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि यूके और अमेरिका में भी, अमेरिका की कई ऐसी डिबेट्स आपने देखी भी होंगी। और साथ ही उरुग्वे में भी इसी प्रथा को अपनाया जाता है जहां पर कैंडिडेट्स आते हैं, बहस करते हैं और जनता चुनती है कि कौन उस कुर्सी पर काबिज होगा, कौन उनके लिए काम करेगा, जिसे डिबेट प्रथा कहा जाता है, जिसकी बात कर रहे हैं शशि थरूर। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करेंगे, जो कि हिमाचल के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया है। क्योंकि पीएम मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे,
जहां वो कुल्लू के दशहरा में शामिल होंगे। साथ ही उसी दिन बिलासपुर में एम्स का शिलान्यास भी करेंगे, जिसको लेकर जेपी नड्डा ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। दरअसल पीएम के आगमन को लेकर हिमाचल में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बिलासपुर के लुहणु मैदान में पीएम मोदी की 50 फीट की ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई है। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बीते रोज हमीरपुर में नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खादी में 1,50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि देशवासियों को खादी के ज्यादा प्रयोग के लिए प्रेरित किए जाने से ये संभव हुआ और पीएम मोदी ने लोगों को खादी के लिए प्रेरित किया। बीजेपी एक बार फिर हिमाचल में कमल खिलाना चाहती है, जिसको लेकर बीजेपी के बड़े दिग्गज लगातार हिमाचल के दौरे पर हैं। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा हिमाचल की सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा के एक विधानसभा सीट पर मतदान होगा। वहीं बिहार की बात करें तो यहां 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक ये मतदान 3 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। बिहार में मोकामा गोपालगंज में चुनाव है, महाराष्ट्र के अंधेरी में चुनाव होगा, हरियाणा के आदमपुर में चुनाव होगा, तेलंगाना के मुनुगोड़े में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के गोला गोकरानाथ में चुनाव होंगे, वहीं ओडिशा के धामनगर में चुनाव है। इन सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के लिए नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर है, वहीं 17 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है। आज राहुल गांधी ने मस्जिद आजम और प्रसिद्ध सेंट फिलोमेना चर्च पहुंचकर जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उसकी शानदार तस्वीरें भी सामने आई। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कई तस्वीरें ट्वीट की गईं। इसमें मंदिर, मस्जिद और चर्च में राहुल को दिखाया गया। साथ ही कैप्शन में लिखा गया कि तोड़ दो नफरत की दीवारें, आओ मिलकर कल सवारें। वहीं इससे पहले राहुल गांधी मैसूर में मां चामुंडेश्वरी माता के मंदिर भी गए थे और दर्शन पूजन किया। भारत जोड़ो यात्रा का आज 25वां दिन है। जहां जहां राहुल गांधी गए, लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। वहीं सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में अपने बेटे के साथ 6 अक्टूबर को शामिल होंगी। लंबे समय बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। दशहरे के चलते कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को 2 दिन का रेस्ट दिया गया है। इस दौरान सोनिया गांधी कोडागू के एक रिजॉर्ट में रुकेंगी। यात्रा 6 अक्टूबर को फिर शुरू होगी। सोनिया पहली बार यात्रा में हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि मार्च शुरू होने के समय वह मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को मांड्या के नागमंगला तालुक के विजडम स्कूल से बेलूर क्रॉस तक की यात्रा में शामिल होंगी। कर्नाटक में सोनिया गांधी के एंट्री से आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी चुनाव प्रचार से दूर रही थी। हालांकि पार्टी ने यहाँ एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था। इस सर्वे में निकल कर आया था कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी का प्रचार करना पार्टी के हित में है। ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी अकेले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में मां की एंट्री से उन्हें थोड़ा जोश मिलेगा। इधर दशहरे से पहले बिहार में आरजेडी दफ्तर के बाहर मजेदार पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में महाभारत की झलक दिखाई गई है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को सारथी और सीएम नीतीश कुमार को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। इस पोस्टर में भगवान विष्णु के विराट रूप में लालू यादव को दिखाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन और तेजस्वी यादव को श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कौरव के रूप में दर्शाया गया है। इस पोस्टर में लालू यादव के 10 सिर दिखाए गए हैं। अलग अलग सिर पर अलग अलग नेता दिखाए गए हैं। इसमें सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री केजरीवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को दिखाया गया है। ये पोस्टर राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के सामने लगाया गया है। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि कई राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं को इसमें भगवान की भूमिका में दिखाया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बीच में रखा गया है और तमाम जो अलग अलग दलों के नेता हैं, क्योंकि बात करें बिहार की तो नीतीश कुमार बिहार के मुखिया लगातार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में वो निकले हुए हैं और एकजुट करने की बात हो रही है। 2024 में
प्रधानमंत्री की बात भी हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार इससे इनकार करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जेडीयू ने पोस्टर के बहाने पीएम पर वार किया था। पोस्टर में पीएम को गलत तरीके से दिखाया गया था। नीतीश को अर्जुन और ललन सिंह को कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा अभिमन्यु की भूमिका में दिख रहे हैं। तो गृह मंत्रालय ने फरतुल्ला गौरी को आतंकी घोषित कर दिया है। खास बात यह है कि सुरक्षा एजेंसीज ने हाल ही में फरतुल्ला गौरी का एक स्केच जारी किया था और भारत को इस आतंकी की 1994 से ही तलाश थी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक फरतुल्ला गौरी पाकिस्तान में छिपा हुआ है, जो कई आतंकी घटनाओं में मोस्ट वांटेड भी है। फरतुल्ला पर भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए टेरर फंडिंग करने और सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने का आरोप है। आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए उसे करीब 30 साल हो चुके हैं और उसका एक नाम सूफियान है। इसके साथ ही सरदार साबह के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो फरतुल्ला गौरी को आतंकी घोषित कर दिया गया है, लेकिन फरतुल्ला गौरी का बैकग्राउंडर क्या है वो भी आइए आपको बता देते हैं। हैदराबाद के कुर्मागुडा का रहने वाला फरतुल्ला गौरी साल 1994 में भारत से सऊदी अरब भागा था। फरतुल्ला साल 2015 में सऊदी से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद में शामिल हुआ। भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए ये फंड भी मुहैया कराया करता था और इसे ही आतंकी घोषित कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की उड़ान देखने को मिली। वायुसेना में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल हुआ और जोधपुर एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCH में उड़ान भरी। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद एयरफोर्स को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया। इसकी कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसकी खासियतों की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड नाम दिया है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन प्रचंड एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। उन्होंने कहा कि प्रचंड को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्रि से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती। ये भारत का विजय रथ है। LCH सारी चुनौतियों पर खरा उतरा है। यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। प्रचंड एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो अपने दुश्मनों को न सिर्फ ढूंढ कर ढेर करने में सक्षम है, बल्कि स्टील टेक्नोलॉजी से लैस होने के चलते वो दुश्मन की आंखों से ओझल भी रहेगा। ऐसे में वो अपने दुश्मनों को मौका दिए बिना उसे हिमालय की चोटियों से लेकर घाटी की गहराइयों तक मारने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के पहले जत्थे को शामिल कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल करने के लिए सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS चौहान और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की मौजूदगी में हेलीकॉप्टरों का नामकरण किया गया और इनका नाम प्रचंड रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भी भरी। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। तो प्रचंड स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर होने की वजह से इसका आकार थोड़ा छोटा है, लेकिन प्रचंड की स्पीड, ऊंचाई पर उड़ने की ताकत, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का होना उसे बेहद खास बनाता है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इसे एडवांस्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि LCH हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है। इसकी ये भी एक खासियत है। फ्रांस की मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। 70 mm के 12 रॉकेट के 2 पॉड से ये लैस है। LCH के आगे 20 mm की गन भी लगी है। गन 110 डिग्री में रोटेट कर सकती है। पायलट के हेलमेट पर सभी फीचर्स का डिस्प्ले भी है। फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च है। CCD कैमरे से ये लैस है। साथ ही थर्मल विजन, लेजर रेंज फाइंडर से भी ये लैस है और ये है इसकी खासियत भी। वहीं प्रचंड को उड़ाने के लिए 2 क्रू की जरूरत होती है। ये 1750 किलो के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसमें पावर प्लांट भी है और एक बार फिर इसकी खूबियों पर आइए नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि दुश्मन के रडार को चकमा देने में ये माहिर है। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में ये सक्षम है।
कई तरह से गोला बारूद भी ये ले जा सकता है। वहीं नाइट ऑपरेशंस भी करने में प्रचंड सक्षम है। सरहदी इलाके में दुश्मनों की हरकत को ये मॉनिटर कर सकता है और लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भी भर सकता है। स्वदेशी डिजाइन, एडवांस तकनीक का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। लेकिन LCH प्रचंड दुनिया में सबसे ऊंचाई पर उड़ने और युद्ध कला में माहिर हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें लगी हुई कैनन से 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं और इसीलिए इसे खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों के लिए तैयार किया गया है, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आसानी से ये जाने में सक्षम है। इसकी कैपेबिलिटी है 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की। वहीं बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री में भी ये कारगर है, तो रेगिस्तान में भी 50 डिग्री तापमान में ये कारगर है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि सियाचिन से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक इसका ट्रायल हो चुका है और इसने महारत हासिल कर ली है। मिसाइलें, गोला बारूद लेकर उड़ने की इसकी क्षमता है और वायुसेना में शामिल होने से पहले 2 LCH LAC में तैनात थे, यानी कि सरहद पर ऊंचाई वाले इलाकों में अब इनकी तैनाती होगी जो दुश्मन पर पूरी तरह से नजर रखने में सक्षम होगी और यही है प्रचंड की ताकत जो देता है देश को हिम्मत। इधर कानपुर ट्रैक्टर हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है। अब ट्रैक्टर या फिर ट्रक से सवारी ढोने पर 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा और इसको लेकर अभी प्रदेश में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कानपुर ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद यूपी में अब सख्ती बढ़ती जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी ढोने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कानपुर में हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की थी कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ खेती या माल ढुलाई में करें। सीएम ने लोगों से अपील के अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर काम किया जाए। जिसके बाद यातायात निदेशालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक माल वाहक वाहनों से सवारी ढोने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व डीजीपी अरविंद जैन ने कहा है कि इस कदम से दुर्घटनाओं में रोकथाम लगेगी। यातायात निदेशालय की तरफ से जारी एडवाइजरी को लेकर प्रदेश भर में 10 दिनों तक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है, जिसमें सभी जिलों का प्रशासन जुटा है। कानपुर हादसे का जिम्मेदार लोग ड्राइवर को बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर राजू ने शराब पी रखी थी, जिसका लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन वो नहीं माना और लापरवाही से ट्रैक्टर दौड़ाया और 26 लोगों की मौत हो गई। तो ये सब जानते हैं कि किस तरीके से ये लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्शन का ऐलान किया गया। लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी न ढोने के आदेश के बाद भारत 24 ने किया है रियलिटी चेक, जिसमें सीधे तौर पर लापरवाही देखने को मिली। कुछ तस्वीरें आप देखेंगे बहराइच में, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, भारत 24 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई मथुरा की ये तस्वीर। मथुरा में भी जान जोखिम में डालने वाली ये लापरवाही देखने को मिली है। लोगों को ना तो अपनी जान की परवाह है, ना ही सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों की। ये है भारत 24 का रियलिटी चेक मथुरा का। अब पीलीभीत में भी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर करते हुए नजर आए। भारत 24 के इस रियलिटी चेक के दौरान नकटादाना चौराहे पर ARTO की नजर से भी लोगों से खचाखच भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली सवार हुई और उन्हें रोककर सीज करने का एक्शन भी उस दौरान देखने को मिला। इधर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कर्मचारियों को फोन पर हेलो की बजाय वंदे मातरम बोलने के आदेश दिए हैं और इसकी तैयारी तो अगस्त से ही चल रही थी, लेकिन महात्मा गांधी जयंती के मौके पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और इसे लेकर अब सियासी घमासान मच चुका है। विपक्ष इस आदेश को लेकर शिंदे सरकार पर हमलावर है। फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिवाय अल्लाह के
अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, न जमीन के आगे न आसमान के आगे। न दुनिया में सबसे बड़ा कोई इंसान होगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम हो जाए, उसके सामने भी सर नहीं झुका सकता। वो सर झुकाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाएगा। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे दिलों में, हमारे प्राणों में, हम आजादी के पहले से बोलते आए हैं, आज भी बोल रहे हैं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक बोलते रहेंगे। और कोई हमें कहे कि आप वंदे मातरम कहिए, तभी हम वंदे मातरम कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, ये हम सदियों से कहते आए। जब टेलीफोन का युग था, बाद में मोबाइल आया, हम सब शिवसैनिक फोन पर जय हिंद, जय महाराष्ट्र बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, हरिओम हर हर महादेव बोलते हैं। जहां तक वंदे मातरम की नोटिफिकेशन जो महाराष्ट्र सरकार की आई है उसका सवाल है, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम वंदे मातरम बोलने के खिलाफ नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यह भी बताना चाहिए कि जो इससे पहले नोटिफिकेशन थी जिसमें कहा गया था कि जय महाराष्ट्र बोलना है, उस नोटिफिकेशन का क्या भविष्य होगा, उस नोटिफिकेशन का क्या होगा, या फिर ये ईडी सरकार जय महाराष्ट्र बोलने के खिलाफ है? क्यों भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना जय महाराष्ट्र नहीं बोलना चाहते हैं? और आइए थोड़ी मिठास की बात कर लेते हैं, क्योंकि त्योहारों का मौका है और त्योहारों में किचन की सबसे जरूरी चीज होती है चीनी, जो अक्सर त्योहारों के समय में महंगी हो जाती है, जिससे जाहिर है आपका बजट हिल जाता है। और इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से एक फॉरवर्ड प्लानिंग की गई है ताकि चीनी की कीमतें आपकी मिठास को खट्टा ना करें। 1 अक्टूबर से चीनी का नया मार्केटिंग ईयर शुरू हो चुका है। ऐसे में त्योहार के सीजन में चीनी की आपूर्ति कम न हो और दाम न बढ़े, इसके लिए निर्यात कोटे में 28% की कटौती की मोदी सरकार तैयारी कर रही है। घरेलू आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसके लिए सरकार 2022-2023 में चीनी एक्सपोर्ट पर 8 मिलियन टन की लिमिट लगा सकती है, यानी भारत से 8 मिलियन टन से ज्यादा चीनी निर्यात नहीं हो पाएगी। पिछले शुगर ईयर में चीनी का उत्पादन करीब 35.5 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। देश में अभी गन्ने के रस से एथेनॉल भी बनाया जाने लगा है, जिस वजह से चीनी के प्रोडक्शन पर भी असर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में देश में चीनी की खपत 27.5 मिलियन टन हो सकती है, जिससे 8 मिलियन टन चीनी के निर्यात की गुंजाइश रहेगी। यही वजह है कि इतने पर सरकार लिमिट तय करने का फैसला ले सकती है। एक्सपोर्ट की गुंजाइश मौजूद है। पिछले शुगर ईयर में 6 मिलियन टन चीनी का स्टॉक मौजूद है। इस वजह से चालू शुगर ईयर में 8 मिलियन टन चीनी का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो भारत में साल 2017 के बाद से चीनी निर्यात लगातार बढ़ रहा है और त्योहारी सीजन में दाम भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में इस साल सरकार निर्यात पर लिमिट लगाने जा रही है, जिससे देश में चीनी की आपूर्ति की कमी ना हो और साथ ही दाम भी ना बढ़े। पिछले सालों में कितनी चीनी का निर्यात हुआ उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। कब कितना निर्यात हुआ। साल 2017 से 18 के बीच में 0.62 मिलियन टन। इसके साथ ही साल 2018 से 19 के बीच में 3.8 मिलियन टन। साल 2019 से 20 के बीच में करीब 6 मिलियन टन का ये आंकड़ा रहा। वहीं 2020-21 में 7 मिलियन टन और साल 2021 से 22 में 9 मिलियन टन। और इधर अब बात करेंगे ईरान की, क्योंकि ईरान से लेकर हिंदुस्तान और चीन तक अफरा तफरी मचाने वाले ईरान के विमान W581 ने आखिरकार अपने गंतव्य यानी कि ग्वांगझू में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। और इसी के साथ ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन की सुरक्षा एजेंसीज ने राहत की सांस ली। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान से शंघाई के लिए उड़ा महान एयरलाइंस का विमान रोज की तरह उड़ा तो था शंघाई जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान से आई एक फोन कॉल ने ईरान से लेकर भारत और चीन तक खलबली मचा दी। 4 देशों के आसमान में खतरे की तरह महान एयरलाइंस का विमान मंडराता रहा। तेहरान से उड़ान भरने के बाद विमान पाकिस्तान के एयरस्पेस में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही विमान में बम की अफवाह फैल गई। महान एयर की ये फ्लाइट W581/1RM081
भारत की एयर स्पेस में प्रवेश कर चुका था। पायलट ने दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। तब तक विमान दिल्ली के आसमान के ऊपर आफत बनकर मंडराता रहा। आखिर में भारत सरकार ने प्लेन को दिल्ली में न उतारकर जयपुर में उतारने की इजाजत दे दी। लेकिन महान एयर के फ्लाइट नंबर W581 IRM 081 ने जयपुर में ATC से संपर्क ही नहीं किया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। एक तरफ जोधपुर में LCH हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किए जाने का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी ओर तेहरान से चला खतरा जयपुर के आसमान में मंडराता रहा। जयपुर में लैंडिंग की इजाजत के बाद जब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना एक्शन में आ गई। ईरान के महान एयर के विमान को पकड़ने के लिए तुरंत 2 सुखोई लड़ाकू विमान भेज दिए गए। कुछ ही मिनट में वायुसेना के जांबाजों ने हवा में उड़ रहे ईरान के विमान को घेर लिया और हवा में ही पायलट से पूछताछ शुरू कर दी। भारतीय सेना के जवानों ने विमान को भारत से सीमा से बाहर निकाल कर ही दम लिया। विमान जैसे ही चीन के एयर स्पेस में पहुंचा, चीन में हड़कंप मच गया। ग्वांगजू एयरपोर्ट अलर्ट पर रख दिया गया। आखिरकार दोपहर 3:40 पर प्लेन चीन के ग्वांगजू एयरपोर्ट पर लैंड किया। फिर इसकी जांच की। जांच में बम की खबर झूठी निकली। और ईरान में हिजाब के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर हैं, जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 133 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब सरकार किसी भी कीमत पर इस आंदोलन का दमन करना चाहती है, जिससे लोगों को अब डर सताने लगा है। हिजाब के खिलाफ ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें लाखों लोग शामिल हैं। इस आंदोलन को दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है, जो ईरान सरकार को भा नहीं रहा। लगातार हो रही झड़पों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान झड़प में पुलिस चीफ कर्नल अब्दुल्लाही की मौत हो गई, जिसके बाद शहरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और लोगों पर AK-47 और शॉटगन से गोलियां चलाई जा रही हैं। ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। शरीफ यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस एक छात्र को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, जिसका वीडियो बना रहे दूसरे छात्र को पुलिस ने गोली मार दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद आशंका है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड नरसंहार शुरू कर सकते हैं। पुलिस ने सभी कुर्द बहुल शहरों को घेर लिया है और लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। पुलिस की तरफ से इस तरह खुलेआम लोगों की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युवा लड़की की मौत एक त्रासद घटना थी, जिसके बाद ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को साजिश करार दिया। तमाम यूनिवर्सिटी में भी छात्र हिजाब के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस के साथ झड़प की खबरें भी हैं। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें छात्रों पर गोलीबारी हुई, जिसमें मरने वाले और घायलों की संख्या का पता नहीं चल सका। वीडियो बनाने पर सीधे गोली मारने का जो वीडियो सामने आया है, उससे साफ जाहिर है कि छात्रों पर रहमी नहीं बरती जा रही। तो दमनकारी सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते हुए देखने को मिला है। लेकिन आइए आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक इसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि ईरान में 16 सितंबर से हिजाब के खिलाफ ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ, कई शहरों तक इसकी आंच पहुंची, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी विरोध में शामिल हुए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही महिलाओं की भी हत्या करने की खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक हिजाब जलाने वाली और बाल काटने वाली महिलाओं को मार दिया गया। लेकिन इस प्रदर्शन में क्या कुछ अब तक हुआ, आइए उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। 16 सितंबर से हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ, कई शहरों में आंदोलन हुआ और उसके बाद ये समर्थन लगातार बढ़ता चला गया। अब तक करीब 92 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। झड़प में करीब 20 पुलिस वाले भी मारे गए हैं और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश में मानवाधिकार उल्लंघन की तस्वीरें बार बार देखने को मिली हैं। लेकिन अब सरकार की एक कोशिश है कि लगातार हो रहे इस प्रदर्शन को जैसे तैसे रोका जाए। हिजाब प्रदर्शन के लिए ईरान विदेशियों को जिम्मेदार मान रहा है, जिसकी वजह से विदेशी भी अब टारगेट पर आ चुके हैं, यानी कि ईरान के निशाने पर बाहर से आए लोग हैं। ईरान अब विदेशियों पर भड़काने का आरोप लगा रहा है और अब तक 9 विदेशियों को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन के नागरिकों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उसके बावजूद ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें जन सैलाब जुड़ता जा रहा है। इधर भारत के IT प्रोफेशनल्स को म्यांमार में बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है और उन्हें थाईलैंड के रास्ते म्यांमार ले जाया जाता है। फिर उन्हें गुमनाम जगह पर रखकर जबरदस्ती डिजिटल फ्रॉड कराया जाता है। इसी तरीके से म्यांमार से दुनिया भर के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है।
सैन्य सत्ता वाले म्यांमार में 500 से ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बंधक बनाकर दिन रात काम कराया जा रहा है। इन सभी को गुमनाम इलाके में रखा गया है और काम न करने पर यातनाएं दी जा रही हैं। म्यांमार में बंधक बनाए गए IT प्रोफेशनल्स को भारत सरकार अलग अलग जरिए से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अभी तक 32 लोगों को छुड़ाया जा चुका है, जिनसे पता चला है कि युवाओं को मोटी सैलरी का झांसा देकर फंसाया जाता है, फिर बंधक बनाकर काम कराया जाता है। जानकारी के मुताबिक जिन इलाकों में भारतीयों को बंधक बनाकर रखा गया है, वहां माफिया के साथ चीनी फौज की भी दखलंदाजी है। बंधकों को क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों में लगाया गया है। पेशेवरों का इस्तेमाल डिजिटल फ्रॉड के लिए हो रहा है और इन्हीं के दम पर म्यांमार से इंटरनेशनल धोखाधड़ी का रैकेट चल रहा है और लोगों के साथ साइबर ठगी की जा रही है। तो म्यांमार में ये जबरदस्त डिजिटल फ्रॉड हो रहा है। भारत के IT प्रोफेशनल्स को झांसा देकर म्यांमार ले जाया जाता है, वहां पर बंधक बनाकर उनसे काम कराया जाता है और ये अपराध पूरे संगठित तरीके से, प्लान तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए एक विज्ञापन दिया जाता है और इसी विज्ञापन के झांसे में आकर लोग इसमें फंस जाते हैं। भारत, दुबई और साथ ही बैंकॉक से पोस्ट किए जाते हैं इन विज्ञापनों को, ताकि लोगों को इस पर भरोसा हो सके। थाईलैंड में मोटी सैलरी का लालच दिया जाता है कि आप आएंगे तो इतना कमाएंगे और इसी के झांसे में फंस जाते हैं लोग। फिर थाईलैंड पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से ही उन्हें म्यांमार भेज दिया जाता है। वहीं फिर उसके बाद से IT प्रोफेशनल्स को घेरने के लिए आगे की रणनीति यह है कि पासपोर्ट समेत जितने भी जरूरी दस्तावेज उनके पास मौजूद होते हैं उन्हें छीन लिया जाता है और उसके बाद बंधकों को छोड़ने के लिए भारी रकम वसूली जाती है। फिरौती का पैसा क्रिप्टो करेंसी में मांगा जाता है और इसीलिए इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसी क्रिप्टो करेंसी की आड़ में IT प्रोफेशनल्स को लगातार फंसाया जा रहा है और उनके साथ इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। अब अगली खबर है कनाडा की। कनाडा के ओंटारियो राज्य में भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की भारत ने निंदा की है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इसे हेट क्राइम बताते हुए जांच की मांग की। ब्रैम्पटन शहर के इस पार्क को पहले ट्रॉयस पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर श्री भगवत गीता पार्क कर दिया गया, जिसका 28 सितंबर को ही अनावरण हुआ था। कनाडा में भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की घटना की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने इसे हेट क्राइम बताते हुए जांच की मांग की है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि हम ब्रैम्पटन के श्री भगवत गीता पार्क में हुई हेट क्राइम की निंदा करते हैं और कनाडा के अधिकारियों और पुलिस से जांच करने और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का आग्रह करते हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों के लिए अच्छी बात नहीं है। As you said, this is not the first time such a hate crime has taken place in Canada. On 15 September, the Swaminarayan Temple in Toronto was also defaced and pro-Khalistan slogans graffiti were painted on that. The government of India has strongly requested Canada to take action to stop these such crimes. तोड़फोड़ की घटना कल की है। भगवत गीता पार्क के प्रतीक चिन्ह को तोड़ दिया गया, जिसकी पुष्टि मेयर पैट्रिक ब्राउन ने की है और उन्होंने भी घटना की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह की घटना को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और जल्द ही साइन बोर्ड को ठीक किया जाएगा। मेयर ब्राउन ने ही पार्क का अनावरण किया था। 3.75 एकड़ में फैले इस पार्क में रथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन और कुछ अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कनाडा भारतीय मूल के 16 लाख लोगों और नॉन रेजिडेंट इंडियन का घर है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं उनके लिए खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कनाडा में रह रहे लोगों के लिए कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। तो श्री भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ से पहले भी कनाडा में कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह से टारगेट किया गया है। सबसे पहले नवंबर 2021 में, जहां पर पहली बार ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई। 15 जनवरी 2022 मंदिर में तोड़फोड़ की दूसरी घटना।
15 जनवरी 2022 को हुई जब हनुमान मंदिर को तोड़ा गया। फिर 25 जनवरी 2022 को दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद उपद्रवियों ने गौरी शंकर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में भी उत्पात मचाया। 30 जनवरी 2022 को हिंदू हेरिटेज सेंटर में 2 व्यक्तियों ने दान पेटी और मुख्य कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। 14 जुलाई 2022 को ओंटारियो में कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित कर दिया और आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई। फिर 15 सितंबर 2022 को टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे लिखे गए और मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। 10 दिन पहले ही भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की थी और विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी आई है। ऐसे में भारतीय नागरिकों और कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और सतर्क रहे और ये गाइडलाइंस अब भी जारी है। और अब बात करते हैं संघ में महिलाओं के नेतृत्व की। संघ की स्थापना के 100 साल बाद पहली बार महिलाएं संघ का नेतृत्व करेंगी। महिलाओं को 2025 तक सह कार्यवाह और सर सह कार्यवाह की जिम्मेदारी मिल सकती है। अब तक इस पद पर कोई भी महिला नहीं रही है। तब तक राष्ट्रीय सेविका समिति में शामिल महिलाओं को संघ में लाया जा सकता है और उन्हें सह कार्यवाह और सह सरकार्यवाह पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। संघ के 97 साल के इतिहास में किसी भी महिला को यह पद नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं की प्रमुख पदों पर नियुक्ति देने पर संघ में सहमति बन चुकी है। इसी को देखते हुए पहली बार नागपुर में संघ के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्वतारोही संतोष यादव को आमंत्रित किया गया है। संतोष यादव पहली महिला होंगी जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगी। संघ के सामने ये प्रश्न बार बार उठता रहता है कि शीर्ष पदों पर महिलाएं क्यों नहीं है, जिसको देखते हुए संघ में विचार विमर्श हुआ और सह सरकार्यवाह की जिम्मेदारी महिलाओं को देने पर सहमति बनी है। और अब आने वाले समय में राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी स्वयं सेविकाओं को संघ में आने का मौका मिलेगा। तो संघ में दिखेगी नारी शक्ति, क्योंकि संघ पर आधी आबादी से कटे होने का आरोप लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि संघ में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भी रही है। संघ में महिलाओं की भूमिका किस तरीके से देखने को मिली है। स्थापना के 11 साल बाद 1936 से महिलाओं की अहम भूमिका संघ में देखने को मिली। महिलाओं के लिए बाल शाखा, तरुण शाखा और राष्ट्र सेविका समिति का गठन किया गया। पूरे देश भर में राष्ट्र सेविका समिति की 3500 से ज्यादा शाखाएं हैं। 3500 से ज्यादा शाखाओं में महिलाएं काम करती हैं। और इसके साथ ही महिलाओं की भूमिका कैसे संघ में स्थापना के 11 साल बाद यानी कि 1936 से महिलाओं की अहम भूमिका बरकरार रही, जो आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है और ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसी के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।